लाडली बहनों को खुशियों की सौगात देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त करेंगे जारी। 256 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। रायपुर में स्रोत महोत्सव का आयोजन सीएम विष्णुदेव साय करेंगे शिरकत। मंत्रालय में कई विभागों की लेंगे समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस में चुनावी सरगर्मियां तेज। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में 17 उम्मीदवार। चलेगा सदस्यता अभियान। 16 लाख सदस्य बनाने की लक्ष्य। एमपी में एक्टिव बारिश का सिस्टम। राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में बरस सकता है 4 से 8 इंच तक पानी। छत्तीसगढ़ में भी रफ्तार पकड़ेगा मानसून। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी 24। में हूं आपके साथ जय वाजपेयी। रुक करते खबरों की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मां नर्मदा के प्रवाह को सतत, निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन यानी नमन मिशन का गठन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मां नर्मदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और जीवनदायिनी है। साथ ही मिशन के जरिए नर्मदा संरक्षण, पुनर्जीवन और दीर्घकालीन प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक एवं बहुविभागीय प्रयास किए जाएंगे। जहां नमन मिशन को मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। बता दें कि मिशन के प्रशासनिक ढांचे में मुख्यमंत्री सर्वोच्च साधारण सभा के अध्यक्ष होंगे और जबकि मुख्य सचिव कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष रहेंगे। नदी विज्ञान, जल विज्ञान, पर्यावरण और जैव विविधता के विशेषज्ञों को भी जोड़ा जाएगा। वहीं नर्मदा संरक्षण के लिए मिशन को राज्य अनुदान से हर साल 100 करोड़ और कैंपा निधि से 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। बता दें कि मिशन में सीएसआर, केंद्रीय सहायता और पीपीपी मॉडल से भी सहयोग जुटाया जाएगा। खबर महाराजगंज से, जहां सड़क हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई। जहां घायलों के समुचित उपचार के अधिकारियों को निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने घायलों को बेहतर इलाज की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। वहीं मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव मदद के निर्देश दिए गए। जहां पीड़ित परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया और मुख्यमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। साथ ही हादसे के बाद प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी के निर्देश दिए गए। तो देखिए, खबर आपको महाराजगंज से बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों के समुचित उपचार के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए। जहां मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव मदद के निर्देश दिए गए और पीड़ित परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया। वहीं मुख्यमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और हादसे के बाद प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी के निर्देश दिए गए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी के गवर्नर के नेतृत्व में आए जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत जापान संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑटोमोबाइल, हाइड्रोजन एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही उन्होंने जापानी निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने और निवेश के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर जोर भी दिया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जापानी प्रतिनिधिमंडल यूपी में निवेश को लेकर उत्साहित है और सरकार सभी प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। साथ ही 22 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल वाराणसी पहुंचकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जापान के साथ हम लोगों ने इस संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। 2024 नवंबर-दिसंबर में जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के माननीय गवर्नर ने यूपी का दौरा किया था। उसके बाद फरवरी 2026 में मुझे एक डेलीगेशन के साथ में जापान और यामानाशी जाने का अवसर प्राप्त हुआ कि यूपी में इन्वेस्टमेंट के अलग अलग सेक्टर में जो जापान का ये प्रतिनिधि मंडल है यामानाशी के माननीय गवर्नर के नेतृत्व में आया है, बहुत उत्साही है और कुछ ठोस इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक है और मेरा मानना है कि हम उसे जमीनी धरातल
और खबर रायपुर से, जहां राष्ट्रगीत विवाद पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज कसा। आपको बता दें कि आजादी के पहले वंदे मातरम गाने पर लोगों को गोली मारी जाती, तो उन्होंने कहा कि क्या भाजपा के लोगों ने कभी वंदे मातरम गाया या आंदोलन में भाग लिया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों और कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाया गया, जहां बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, कांग्रेस ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। भूपेश ने कहा कि वंदे मातरम के लिए हमने लाठियां और गोलियां खाई हैं। साथ ही जनसंघ, बीजेपी या आरएसएस में वंदे मातरम कब गाया गया, ये बताइए। तो देखिए, ये खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां पर राष्ट्रगीत विवाद पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आजादी के पहले वंदे मातरम गाने पर लोगों को गोली मारी जाती थी, और क्या भाजपा के लोगों ने कभी वंदे मातरम गाया या आंदोलन में भाग लिया। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों और कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाया गया। बता दें कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा कि कांग्रेस ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया है, ऐसा भूपेश का कहना है। साथ ही वंदे मातरम के लिए हमने लाठियां और गोलियां खाई। भूपेश ने कहा कि जनसंघ, बीजेपी या आरएसएस में वंदे मातरम कब गाया गया, ये बताइए। तो देखिए, ये खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। मातरम के बारे में आजादी के पहले यदि 5 लोग भी वंदे मातरम गाते हुए निकल जाए तो उसको गोली मार दी जाती थी अंग्रेजों के समय में। और ये तब मुख भी नहीं कर रहे थे, तलवा चाट रहे थे। एक आध आदमी भारतीय जनता पार्टी कभी वंदे मातरम गया क्या? आजादी के पहले उस आंदोलन में भाग लिया क्या? ये तो कांग्रेस पार्टी है जो इसको लगातार हर कार्यक्रम में, राष्ट्रीय अधिवेशनों में, कांग्रेस के कार्यक्रमों में गाया जाता है। इनके कार्यक्रम में कब गाया गया? भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के कार्यक्रमों में वंदे मातरम कब गाया गया? इसकी शुरुआत कब हुई? मेरा पहला प्रश्न तो है, ये बता दे। हम तो लगातार गाते हैं और कांग्रेस के कारण से शुरू हुआ, लेकिन राष्ट्रीय रूप में उसको स्वीकार करने के लिए राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ आजादी के पहले, और वो वंदे मातरम और तिरंगा झंडा लेके जब निकलते थे तो लाठियां भी खाई, गोलियां भी खाई। ये कब की है बताओ? जनसंघ में या बीजेपी में, आरएसएस में वंदे मातरम कब गाया गया? तो देखिए, राष्ट्रगीत विवाद पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आजादी के पहले वंदे मातरम गाने पर लोगों को गोली मारी जाती थी, और क्या भाजपा के लोगों ने कभी वंदे मातरम गाया या आंदोलन में भाग लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों और कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाया गया। तो चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अद्वैत जुड़े हुए। अद्वैत, राष्ट्रगीत विवाद पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा है। बताया जाए कि आजादी के पहले वंदे मातरम गाने पर लोगों को गोली मारी जाती थी। उन्होंने कहा है कि क्या भाजपा के लोगों ने कभी वंदे मातरम गाया, क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया वंदे मातरम को लेकर, और आजादी से पहले वंदे मातरम गाने वालों को गोली मारी जाती थी ऐसा उन्होंने कहा, और भाजपा के लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, ये भी उन्होंने कहा। और देखने मिला कि उसके बाद भाजपा के जो विधायक हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने भी इस पर अलग पलटवार किया और कहा कि एक बार इतिहास को जान ले भूपेश बघेल पहले, तो उस अनुसार जो सियासत है अब शुरू हो चुकी है पूरे मसले पर। और फिलहाल तो राष्ट्रीय गीत का विवाद तो हालांकि पहले से ही काफी चल रहा था, और जब से संसद में इस पर चर्चा चल रही है तो एक तरह हो रही थी, तब से ही ये विवाद जो है सियासत में बना हुआ था। और अब एक बार फिर से जब भूपेश बघेल का बयान सामने आया है तो उस पर काफी जो है सियासत हो रही है। और छत्तीसगढ़ में भी वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से उनका जो बयान आया है, और इसके अलावा जो भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर का पलटवार हुआ है इसमें, तो वो दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। और फिलहाल तो देखने वाली बात होगी कि इस पर और कितनी सियासत होती है। जी बिल्कुल। तो देखिए, राष्ट्रगीत विवाद पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आजादी के पहले वंदे मातरम गाने पर लोगों को गोली जो है वो मारी जाती थी। अद्वैत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और खबर लखनऊ से, जहां गैस एजेंसी में बड़ा स्टॉक घोटाला सामने आया। बता दें कि सहकारी इंडियन गैस सर्विस में सिलेंडरों के स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई, और आपूर्ति विभाग की टीम ने शोरूम और गोदाम का निरीक्षण भी किया। वहीं 13 अगस्त को अस्सी रोड शोरूम और घिनौरी गोदाम में जांच किया गया, जहां मौके पर 279 खाली सिलेंडर अधिक मिले और 313 भरे घरेलू सिलेंडर स्टॉक में कम मिले। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन स्टॉक और भौतिक सत्यापन में
गड़बड़ी सामने आई, जहां मामले में एफआईआर दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी गई है। तो देखिए ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर गैस एजेंसी में बड़ा स्टॉक घोटाला सामने आया, जहां सहकारी इंडियन गैस सर्विस में सिलेंडरों के स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई। बता दें कि आपूर्ति विभाग की टीम ने शोरूम और गोदाम का निरीक्षण किया और 13 अगस्त को अस्सी रोड शोरूम और खिनौरी गोदाम में जांच की गई, जहां मौके पर 279 खाली सिलेंडर अधिक पाए गए। वहीं 313 भरे घरेलू सिलेंडर स्टॉक में कम मिले। बताया जाए कि ऑनलाइन स्टॉक और भौतिक सत्यापन में गड़बड़ी सामने आई, जहां मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो देखिए ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सहकारी इंडियन गैस सर्विस में सिलेंडरों के स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई। बता दें कि गैस एजेंसी में बड़ा स्टॉक घोटाला जो है वो सामने आया, जहां आपूर्ति विभाग की टीम ने शोरूम और गोदाम का निरीक्षण किया और 13 अगस्त को अस्सी रोड शोरूम और घिनौरी गोदाम में जांच की गई, जहां मौके पर 279 खाली सिलेंडर अधिक पाए गए और 313 भरे घरेलू सिलेंडर स्टॉक में कम मिले। वहीं ऑनलाइन स्टॉक और भौतिक सत्यापन में गड़बड़ी सामने आई। बताया जाए कि मामले में एफआईआर दर्ज की गई और जांच जारी है। तो देखिए खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सिलेंडर के स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई। बता दें कि गैस एजेंसी में बड़ा स्टॉक घोटाला सामने आया, जहां आपूर्ति विभाग की टीम ने शोरूम और गोदाम का निरीक्षण किया और 13 अगस्त को अस्सी रोड शोरूम और खिनौरी गोदाम में जांच के दौरान मौके पर 279 खाली सिलेंडर अधिक पाए गए। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर नदीम खान जुड़ गए हैं। नदीम, गैस एजेंसी में बड़ा स्टॉक घोटाला सामने आया। बताया जाए कि सहकारी इंडियन गैस सर्विस में सिलेंडरों के स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई और मौके पर 279 खाली सिलेंडर जो अधिक पाए गए। क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल जय, आपको बताते हैं राजधानी लखनऊ का ये मामला है और ये गैस एजेंसी का एक बड़ा घोटाला निकलकर जो है उजागर होते हुए सामने आया है। बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर देख लिया जाए तो बख्शी का तालाब स्थित सहकारी इंडियन गैस सर्विस में घरेलू गैस सिलेंडरों को स्टॉक में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आपूर्ति विभाग की टीम ने करीबन 13 अगस्त को गैस एजेंसी अस्सी रोड स्थित शोरूम और पूरे ऐसे गोदाम का जो है निरीक्षण किया था। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो ऑनलाइन क्लोजिंग स्टॉक को मौके पर वहां किए गए भौतिक सत्यापन में करीबन 289 खाली घरेलू सिलेंडर अधिक और 313 भरे घरेलू सिलेंडर जो है पूरी तरीके से कम मिले हैं। विभाग ने घरेलू गैस की कालाबाजारी की आशंका मानते हुए एजेंसी के प्रभारी प्रबंधक और कैशियर और गोदाम इंचार्ज के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिला आपूर्ति अधिकारी विजय ने बताया है कि एजेंसियों का निरीक्षण पूरी निरीक्षक बख्शी का तालाब क्षेत्र खाद्य अधिकारी तमाम तरीके की ऐसी चीजें जो है निकलकर सामने आई है। फिलहाल जिस तरीके से ये कालाबाजारी बड़ी उजागर होते हुए सामने आई है, ये बख्शी का तालाब का ये मामला बताया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दे जाए तो इसमें जो है कैशियर समेत गोदाम इंचार्ज और प्रभारी प्रबंधक सहित जो है इनके ऊपर जो है विभाग ने मुकदमा जो है जया दर्ज करवाया है। फिलहाल अभी इसकी जांच हो रही है। अब आगे क्या कुछ देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी। जी बिल्कुल। तो देखिए नदीम, आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो देखिए गैस एजेंसी में बड़ा स्टॉक घोटाला सामने आया, जहां सहकारी इंडियन गैस सर्विस में सिलेंडरों के स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई और 13 अगस्त को अस्सी रोड शोरूम और खिनौरी गोदाम में जांच के दौरान मौके पर 279 खाली सिलेंडर अधिक पाए गए। खबर लखनऊ से, जहां पीडीएम में पिछड़े दलित के साथ पंडित जोड़ने की तैयारी में सपा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई और सामाजिक समीकरण साधने में राजनीतिक दल जुटे हुए, जहां पिछड़ों दलितों के बाद ब्राह्मणों पर भी नजर रखी जा रही। बता दें कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है और सपा पीटीए के साथ नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटी हुई है, जहां भाजपा के मजबूत स्वर्ण आधार को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है और चुनाव से पहले यूपी में सामाजिक गोलबंदी की सियासत अब तेज हो गई। तो देखिए खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर पीडीएम में पिछड़े दलित के साथ पंडित जोड़ने की तैयारी में सपा नजर आ रही। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार फोनलाइन पर नदीम खान जुड़े हुए। नदीम, पीडीएम में पिछड़े दलित के साथ पंडित जोड़ने की तैयारी में सपा नजर आ रही। बताया जाए कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही, जहां सामाजिक समीकरण साधने में राजनीतिक दल जो है वो जुटे हुए। क्या कुछ जानकारी इस पर? हाँ बिल्कुल जय, आपको बता दें कि अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही महीनों दूर हो, लेकिन सियासत का तापमान जो है चुनावी मौसम जैसा जो है पूरी तरीके से होता हुआ जया नजर आ रहा है। जिस तरह से अगर देख लिया जाए पिछला पीडीए जो है अखिलेश यादव पूरी तरीके से जो है पंडित सहित तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ने का लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि जब देखा जाता है कि चुनाव जब नजदीक आता है तो जो पार्टियां हैं वो पार्टियां अपनी जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए लगातार लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। जिस तरह से देख लिया जाए जो
अगर बात कर ली जाए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव लगातार जो है इस पर जो है अगर देख लिया जाए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ पंडित और पिछड़ा दलित को लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए पूरी तरीके से फार्मूला जो है समाजवादी पार्टी तैयार करते आ रही। चुनाव से पहले बीच रही राजनीति की दिक्कत पर सामाजिक समीकरणों को गोलबंदी को लेकर घमासान जो है पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। जया, राजनीतिक दलों पिछड़ों के साथ साथ दलितों को अपने साथ जोड़ने से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अब जुड़ती हुई नजर आ रही है। अन्य अगर बात कर ली जाए अन्य समीकरणों की, तो अन्य समीकरणों वाला जो है खास तौर पर ब्राह्मणों के साथ ही भाजपा लगातार चुनावी मुद्दे पर लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही, लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी इस पर पूरी तरीके से काम करती हुई जया जो है अब नजर आएगी। जी बिल्कुल, तो देखिए पीटीएम में पिछड़े दलित के साथ पंडित जोड़ने की तैयारी में सपा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी हलचल अब तेज होती हुई नजर आ रही, जहां सामाजिक समीकरण साधने में राजनीतिक दल जो है वो जुटे हुए। नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। खबर बदायूं से, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर अर्टिगा कार पलटी। बता दें कि 3 की मौत हो गई, जहां बनकोटा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ और नेपाल से चंडीगढ़ जा रही थी अर्टिगा कार, जहां अचानक कुत्ता आने से चालक ने बचाने का प्रयास किया और अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जहां 2 की मौके पर मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि एक युवक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया और हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे, जहां जांच अभी जारी है। तो देखिए ये खबर आपको बदायूं से बता रहे, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर अर्टिगा कार पलट गई और 3 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं बनकोटा के पास यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां नेपाल से चंडीगढ़ जा रही थी अर्टिगा कार। बताया जाए कि अचानक कुत्ता आने से चालक ने बचाने का प्रयास किया, जिसके चलते अनियंत्रित होकर कार पलट गई और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जाए कि हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जहां पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और जांच जारी है। तो देखिए ये खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां पर बनकोटा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर अर्टिगा कार पलट गई और 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं नेपाल से चंडीगढ़ जा रही थी अर्टिगा कार, जहां अचानक कुत्ता आने से चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया, जिसके चलते अनियंत्रित होकर कार पलट गई और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता दें कि हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जहां पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और जांच जारी है। तो देखिए ये खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर अर्टिगा कार पलट गई, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि बनकोटा के पास यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि नेपाल से चंडीगढ़ जा रही थी अर्टिगा कार, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर अर्टिगा कार पलट गई और 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि अचानक कुत्ता आने से चालक ने बचाने का प्रयास किया, जिसके चलते अनियंत्रित होकर कार पलट गई और 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जहां एक युवक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर पवन तोमर जुड़ गए। पवन, गंगा एक्सप्रेसवे पर अर्टिगा कार पलट गई, बताया जाए कि 3 लोगों की मौत हुई, जहां बनकोटा के पास यह भीषण सड़क हादसा हुआ था और अचानक कुत्ता आने से चालक ने बचाने का प्रयास किया, जिसके चलते अनियंत्रित होकर कार पलट गई और 2 लोगों की मौके पर मौत भी हो गई। क्या कुछ जानकारी इस पर? आपको बता दें, जब से ये गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ तब से ये चर्चाओं में रहता है, लगातार घटनाएं होती रहती है, एक ना एक बड़ा हादसा होता रहता है। आज जो अर्टिगा गाड़ी है ये जो है कुत्ता सामने आने से जो है पलटी है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग जो है इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 9 लोग सवार थे और जैसी सूचना मिलती है जो है पुलिस के लिए, पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो जो दोनों शव है उन 3 शवों के लिए पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया है। बाकी जो है घायलों का इलाज चल रहा है। तो ये बदायूं से सबकी बड़ी खबर है और ये जो है नेपाल से चंडीगढ़ जा रही थी अर्टिगा गाड़ी, तो बड़ा हादसा हुआ जी। जी बिल्कुल, तो देखिए एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर अर्टिगा कार पलट गई, जिसके चलते 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलो बढ़ते अगली खबर की। खबर हापुड़ से, जहां तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। बता दें कि युवक की मौत हो गई और रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, जहां हादसे में एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाए कि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जारी। वहीं ट्रक ने करीब 20 मीटर तक बाइक को घसीटता रहा और हादसे के बाद बाइक ट्रक के नीचे फंस गई। वहीं स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद पुलिस फोर्स पहुंची, जहां हापुड़ थाना देहात क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए ये खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर जो है वो देखने को मिला। बता दें कि युवक की मौत भी हो गई। वहीं रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया, जहां हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
एक बाइक पर 2 सवार थे और अंडरपास से निकलकर अपने एंथोनिया स्कूल की तरफ जा रहे थे, अपने घर की तरफ। तो रॉन्ग साइड से ट्रक आया, हैवी लोडेड ट्रक आया। उसने उनको कुचला और लगभग 30 से 40 मीटर तक उनको खिचेड़ा भी, जिसमें बाइक नीचे फंस गई थी। एक की मौके पर मौत हो गई है, दूसरे घायल है, किस अवस्था में अभी जानकारी नहीं है। और साथ में एक पैदल बच्चा और था जो उनके से चपेट में आया। कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों के, 2 के चोट लगी है और एक ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। और ततारपुर का मेन मार्ग जो है एंथोनिया स्कूल से होते हुए जो पुराने NH-24 को जोड़ता है, ये सिंगल रोड पर टोटल मुरादाबाद से आने वाले मेरठ को वाहन यहाँ से जाते हैं। 90% वाहन सिंगल रोड से जाते हैं, जिनके लिए आज तक कई बार हमने लिखित रूप में भी दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। खबर है एटा से, जहां शटडाउन के बावजूद लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि विद्युत पोल पर काम कर रहे थे 32 वर्षीय उपेंद्र करंट की चपेट में आने से मौके पर उनकी हालत बिगड़ गई। वे ग्रामीणों ने एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उपेंद्र को मृत घोषित कर दिया और मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़कर गए। जहां शटडाउन के बावजूद करंट आने की जांच शुरू हो गई है। वहीं मलावन थाना क्षेत्र के देवपुरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां पर शटडाउन के बावजूद लाइनमैन की करंट लगने से मौत हुई है। जहां विद्युत पोल पर काम कर रहे थे 32 वर्षीय उपेंद्र करंट की चपेट में आने से मौके पर उनकी हालत बिगड़ गई और ग्रामीणों ने एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उपेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ के गए। बता दें कि शटडाउन के बावजूद करंट आने की जांच जो है वो शुरू की गई है। वहीं मलावन थाना क्षेत्र के देवपुरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां पर लाइनमैन को करंट लगा है। बता दें कि लाइनमैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मलावन थाना क्षेत्र के देवपुरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, शटडाउन के बावजूद लाइनमैन की करंट लगने से मौत हुई। बताया जाए कि विद्युत पोल पर काम कर रहे थे उपेंद्र, और जिसके बाद करंट की चपेट में आने से उनकी हालत बिगड़ गई और हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल आपको बता दूं, एटा में लाइनमैन की करंट लगने से मौत हुई है। मलावन देवपुरा गांव में विद्युत पोल पर कर रहा था काम। एटा जिले के मलावन थाना क्षेत्र के देवपुरा गांव में बुधवार को सुबह एक लाइनमैन की विद्युत पोल पर काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई। इस मृतक की पहचान देवपुरा निवासी 32 वर्षीय उपेंद्र पुत्र चंदपाल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार उपेंद्र सुबह करीब 6:30 बजे गांव के पास एक विद्युत पोल पर मलावन फीडर से शटडाउन लेकर बिजली का काम कर रहे थे। इसी दौरान वह अचानक करंट की चपेट में आ गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने गंभीर हालत में उपेंद्र को तत्काल एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां सुबह करीब 7 बजे तक उसको उपचार के दौरान उनकी मृत घोषित कर दिया है। जी बिल्कुल सुनील, आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो देखिए शटडाउन के बावजूद लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि करंट की चपेट में आने से मौके पर हालत बिगड़ी उपेंद्र की और ग्रामीणों ने एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उपेंद्र को मृत घोषित कर दिया। और खबर एटा से, जहां जवाहर तापीय पावर प्लांट में 20 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया और मृतक शुवेक आकरा के शमशाबाद का निवासी था, जहां प्लांट में रोटी बनाने का काम करता था। और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया, जहां पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। बता दें कि पुलिस आत्महत्या की वजह और अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई। वहीं मलावन थाना क्षेत्र स्थित जवाहर तापीय पावर प्लांट की पूरी घटना बताई जा रही। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार फोनलाइन पर सुनील जुड़े हुए। सुनील, जवाहर तापीय पावर प्लांट में 20 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया। बताया जाए कि संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप जो है मच गया। क्या कुछ जानकारी इस पर? तो देखिए ये खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां पर जवाहर तापीय पावर प्लांट में 20 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया। बता दें कि मृतक शुवेक आकरा के शमशाबाद का निवासी था, जहां प्लांट में रोटी बनाने का काम करता था। चलो बढ़ते हैं अगली खबर की, जहां विकासखंड त्रिवेदीगंज की ग्राम पंचायत ख्वाजापुर में बारिश ने विकास कार्यों की जमीनी हकीकत उजागर कर दी। बता दें कि गांव में नल के आसपास गंदा पानी और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र तक जाने वाला रास्ता भी बारिश के पानी से भर गया है। इससे बच्चों और ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का सामुदायिक शौचालय नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहा है। साथ ही परिसर में बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाने से शौचालय जंगल में तब्दील नजर आ रहा है। वहीं शौचालय बंद होने के कारण ग्रामीणों को करीब 1 किलोमीटर दूर शौच के लिए जाना पड़ रहा है, जहां झाड़ियों में सांप बिच्छू का खतरा भी बना हुआ है। साथ ही ग्रामीणों ने अधिकारियों से जल भराव, नल की सफाई, आंगनबाड़ी मार्ग और सामुदायिक शौचालय की जांच कर कार्रवाई की मांग भी की है।
और दमोह के कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित दीदी कैफे के बाजू में एक अन्य खाद्य विक्रय प्रतिष्ठान के लिए जगह आवंटित किए जाने को लेकर आपत्ति सामने आई। बता दें कि मामले को लेकर कलेक्टर को आवेदन देकर प्रस्तावित स्थान पर चल रहे निर्माण और अन्य कार्य को तत्काल रोकने की मांग की गई है। जहां आवेदन में बताया गया है कि कलेक्ट्रेट परिसर में पिछले करीब 2 वर्षों से दीदी कैफे संचालित हो रहा है। वहीं अब इसके ठीक पास एक और खाद्य प्रतिष्ठान शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है। पूर्व से संचालित दीदी कैफे की दीदियां हमारे पास आई थी कि यदि दूसरा दीदी कैफे हमारे कैफे के नज़दीक खुलता है तो हमारा व्यवसाय प्रभावित होगा, हमारी रोजी रोटी प्रभावित होगी। हमारे द्वारा तत्काल डीडीओ और संचालक कृषि को निर्देशित किया गया है कि अवलोकन करें, देखें कि वास्तव में यदि इनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है या दोनों के व्यवसाय के लायक यहाँ ग्राहकी नहीं है तो कहीं अन्यत्र वो कैफे खुलाया जाए ताकि दोनों को रोजगार मिल सके और दोनों को एक अवसर मिल सके। हमारा उद्देश्य किसी का रोजगार छीनना नहीं, हमारा उद्देश्य दूसरों को रोजगार देने का है। तो दोनों दीदियां खुशी रहें और दोनों का जो दीदी कैफे का उद्देश्य है पूरा हो, इसलिए उसका विधिवत सर्वे करके जहां पर्याप्त ग्राहकी हो, एक दूसरे की ग्राहकी प्रभावित ना हो रही हो, एक दूसरे में मनमुटाव की स्थिति निर्मित ना हो, ऐसा करने के लिए डीडीओ को निर्देशित किया गया। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे IND24 के साथ। नमस्कार।